बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में जिन इंतहाई अहम मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज ही उसमें डेवलपमेंट भी हुई है, जो मच में हज़ारा बरादरी के 11 अफराद को शहीद किया गया। उसके बाद 6-7 दिन तक ये जो लोग हैं ये शदीद सर्दी में अपने प्यारों की मैयतें लेकर ये बैठे रहे और अब बिलाखिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो वहाँ पहुँचे हैं। आज उन्होंने जाके उनसे मुलाकात की है और ये कोई पहली मरतबा नहीं है ये वाक़या। ये जो हज़ारा बरादरी है ये साल हर साल से जुल्म सितम इनके साथ हो रहा है। ये इंतहाई बहादुर, निडर और शहीदों की ये कम्युनिटी है और इसमें हमने देखा कि हर मरतबा हर हुकूमत के दौरान इस तरह के वाक़यात इनके साथ पेश आते हैं। हर हुकूमत आती है, दावे करती है, वादे करती है और उसके बाद फिर रिपीटेडली ये वाक़यात जो है वो रोनुमा होते हैं। आज जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गए, उन्होंने जाके बच्चों को प्यार किया, ख़वातीन के सर पर हाथ रखा, इनकी दिलजोई की, इनको तसल्ली दी, इनको उम्मीद दिलाई, तो इन लोगों को हौसला हुआ। जाहिर है कि एक रियासत में हम रियासत में जितने भी लोग हैं हम सब इस रियासत के सरबराह की तरफ देखते हैं और जाहिर है कि वज़ीर आज़म से ही उम्मीद थी और एक खातून ने कहा भी कि तमाम हुकूमतें आई, उन्होंने बड़े वादे किए, बड़े दावे किए, लेकिन आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे डिजिटाइजेशन, जो डिजिटल पाकिस्तान विजन है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, उसके हवाले से कहाँ तक पहुँचा। 2019 में इसका आगाज़ किया गया था, अब सूरत हाल कहाँ पर है, मुख्तलिफ एरियाज़ में क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दिल के बड़ा करीब है। बहुत ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे और आखिर में हम बात करेंगे भारत की दोगली पॉलिसीज़ की, कि एक तरफ वो बात करता है सेक्युलर इंडिया की और बात करता है कि वहाँ पर लोगों के हुकूक जो उनको दिए जाते हैं, लेकिन हो इसके बिल्कुल बरक्स रहा है प्रैक्टिकली। और अब दुनिया के सामने भारत किस तरीके से एक्सपोज हो रहा है, खास तौर पे वहाँ पर जो किसानों की तहरीक चल रही है, जो कुछ सिख कम्युनिटी के साथ हो रहा है और दीगर कम्युनिटीज़ के साथ भी आज हम खास तौर पे उसके हवाले से भी बात करेंगे। और हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं फ़ारूक पिताफी साहब, बल्कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चूंकि ये दुख और तकलीफ हम सब पाकिस्तानियों की है, सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं है। इस मुल्क के अंदर चाहे किसी भी मजहब से किसी का ताल्लुक हो, किसी भी पाकिस्तानी का किसी रंग और नस्ल से हो, वो सब पाकिस्तानी और उनका दुख हम सब का दुख है। तो ये दुख इतना ज़्यादा था और आज कुछ दिल को तसल्ली हुई। बिल्कुल सही है मशल साहब। बात यह है कि इंसानी जान की कदर इतनी है कि अगर एक बंदा चला जाए, आप सारी दुनिया भी ले आए, तो उसकी जान वापस नहीं आती। कोई अजाला नहीं हो सकता, अजाला नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि रियासत माँ के जैसी होती है, उसका काम है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना। अगर एक बच्चा भी बिलखता है तो माँ को पहुँचना होता है। PM साहब आज पहुँचे हैं वहाँ पे क्वेटा और जाके मुलाकात की है लवाहिकीन से और हज़ारा कम्युनिटी से। कुछ मोटी मोटी बातें जो इम्पोर्टेंट हैं, एक तो ये कि गो के अजाला नहीं हो सकता, लेकिन कंपनसेशन जो है फिर भी दी गई है। 25-25 लाख उनके लवाहिकीन को दिए गए हैं। साथ जो है वो ये वादा किया गया है कि हज़ारा कम्युनिटी, जिसको वाकई यू आर राइट बहुत टारगेट किया गया हिस्टोरिकली, उसके लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए फोर्स बनाई जा रही है। फिर वज़ीर आज़म साहब ने ये भी बात पॉइंट आउट की कि ये नॉर्मल जिस सेक्टेरियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं वो नहीं है, बल्कि देयर इज अ बिगर गेम। ये बताना बार-बार एग्जैक्टली, देयर इज अ बिगर गेम। और उन्होंने कहा करने की कोशिश है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि खास तौर पे पिछले साल यानी कि 2020 के मार्च-अप्रैल में उनको इन्फॉर्म किया था ISI ने कि इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि हमारे उलमा को मारे दोनों साइडों से और आपस में लड़ाए सारी कम्युनिटीज को। और उन्होंने कहा कि ISI ने गुज़श्ता दिनों कराची में सुन्नी आलिम दीन, हाँ जी, उनको शहीद किया गया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ISI ने बहुत सारे ऐसी अटैम्प्ट्स को थवार्ट किया है जिसकी उन्होंने तारीफ भी की। लेकिन उन्होंने कहा कि हज़ारा कम्युनिटी मेरे दिल के करीब है, मैं पहले भी आया था और अब हमारे वादे जो है, आपकी डिमांड्स और हमारे वादे पूरे होंगे। और उसके बाद जो है वो कम्युनिटी ने, आपने सही फरमाया, एक खातून का जो वीडियो मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि बाकियों ने किया था, आप हमारी आखिरी उम्मीद है। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो ओवरऑल आस्पेक्ट्स हैं, ये याद रखिएगा कि माजी में दहशतगर्द पहले भी अटैक करते थे, लेकिन पहले वो एम्बोल्डन थे आपके
पॉपुलेटेड एरियाज के ऊपर अटैक करते थे। अब जो है जो आहिस्ता आहिस्ता वो सॉफ्टेस्ट टारगेट्स पॉसिबल है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन वजीर आजम कह रहे थे कि जब मैं नहीं भी आया था उस वक्त भी मैं लगातार इन्फॉर्म था और मीटिंग्स वो ले रहा था सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ और अपने मिनिस्टर्स के साथ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा वाकया दोबारा नहीं होगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अच्छा, अंदरूनी और बैरूनी अवामिल, जैसे आपने भारत की बात की, जो कि बैरूनी जो है वो उनका ज़ाहिर अमल दखल है और वही ये सब पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी हो रही है वो ये कर रहे हैं, लेकिन जो अंदरूनी अवामिल हैं, जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं, उनको पहचानना और उनको पकड़ना मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है, जो यूज़ हो रहे हैं दूसरों के हाथों में। बिल्कुल सही। अगर आपको याद हो, मैंने बात की थी DGISPR की उस ब्रीफिंग की जो उन्होंने 14 तारीख को दी थी, 14 नवंबर को, और उसके अंदर उन्होंने आपको बताया था कि एक तो BLA BRA वगैरह को मिला के इंडिया ने एक कंसोर्शियम बना दिया जिसको BRAS कहते हैं, BRAS, और फिर उसको TTP और दीगर इस तरह की HUA और JUA के साथ मिला के एक और बड़ा मेजर कंसोर्शियम बनाने की कोशिश की जा रही है और दाइश को मिला के। अगर ये काम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को पता है कि कहाँ कहाँ मसला है और उनके पीछे पड़ के ये याद रखें कि मुल्कों के अंदर सारी अवाम पेट्रियाटिक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बुरे दाने होते हैं जिनको दुश्मन इस्तेमाल कर लेता है। हमारे कहा जाता है, जो हमेशा से इस्तेमाल होते रहे। क्रिमिनल की कोई एथनिसिटी नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है, उसकी कोई नेशनलिटी नहीं है, लेकिन अगर ऐसे एलिमेंट्स हैं तो इंशाअल्लाह ताला उनको चुन चुन के। वजीर आजम ने यह भी कहा कि टोटल 35-40 दहशतगर्द हैं जो कि मुल्क का अमन अमान खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको देख लिया जाएगा। फिर उन्होंने खास तौर पे, क्योंकि हमारे मीडिया की आदत है कि हर चीज को सेक्टेरियन एंगल पे देखता है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो वो आदमी हूं जिसने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दोस्ती कराने की कोशिश की और हार्मोनाइज कराने की। तो मैं ये आपको अश्योरेंस देता हूं कि इंशाअल्लाह ताला दोबारा ये वाकया नहीं होगा और हम जो है अमन कायम करके छोड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में खुशहाली ये बड़ा ज़रूरी है बार बार हमारे इस प्लेटफॉर्म से, हमारे प्रोग्राम के ज़रिए भी ये बावर कराना अपने पाकिस्तानियों को और सब लोगों को कि ये दुश्मन की साजिश है, हमें डिवाइड करने की कोशिश है जो वो बार बार करता है। और जाहिर है कि उसके लिए बड़ा आसान है कि वो फ़िरका वाराना तसादुम जो है वो किसी तरह से शुरू करा दे, वो किसी तरह से नफरतों के बीज जो हमारे दिलों में डाल दे और उसके बाद हम आपस में ही लड़ना शुरू कर दें और हम डिवाइड हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं। सो ये उसकी जो हिकमत अमली है, मैं समझती हूँ फारूक के बहुत हद तक हमारे अवाम जो है इस बात को समझ चुके हैं और अब इन बातों में आते नहीं है। बिल्कुल सही है। हमारा दुश्मन जो है ना हमेशा से बड़ा चालाक रहा है, लेकिन अब पता है क्या हुआ है, अब आ गए अजित दोवल टाइप के लोग और वो आके पब्लिकली कहते हैं कि हम ये करेंगे। व्हेन यू लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग, तो उसके बाद जो है, एक्सक्यूज मी, उसके बाद जो है आप इन तमाम चीजों के ऊपर आपको पता होता है कि क्या होने वाला है और इन तमाम चीजों में अगर इंटेलिजेंस आपके पास है नहीं है, लेकिन जब उनका प्लान आपके सामने है और जब आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हैं तो यू ग्रेजुअली कैन टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। रद्दुल फसाद ने और ज़रब अज़ब ने हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत अच्छा सिस्टम छोड़ा है जो कि था IBOs का, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिसके अंदर जाके जहाँ पर भी है टारगेटेड ऑपरेशन करके दहशतगर्द को पकड़ लेना। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ज़्यादा होगा। एक बात ज़रूर है कि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो जाता है, हम उसको फेंसिंग कर रहे हैं। इसी तरह से ईरान का बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा पोरस था, अब उसको भी हम फेंसिंग कर रहे हैं। जब एक दफ़ा फेंसिंग भी हो जाएगी और आप इस तरह से देखिए, बलोचिस्तान इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस। बलोचिस्तान अगर आप कोस्टल पट्टी को निकाल भी दें तो बलोचिस्तान पाकिस्तान की टोटल जो रकबा है उसका 44% बनता है और उस 44% के अंदर ज्यादातर ऐसे इलाके हैं, बैरन हैं, जहाँ पर लोग नहीं रहते। तो यहाँ पे छुपना, पहाड़ियों में जाके छुप जाना, किसी और जगह पे जाना तो बहुत मुश्किल नहीं है। तो अब उनको एक एक करके इंशाल्लाह स्मोक आउट करेंगे और फिर ये होगा कि हर पाकिस्तानी की प्रोटेक्शन जो जिम्मेदारी है रियासत की वो आपको नजर आएगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो दोबारा देखने या सुनने को हमें ना मिले। हालांकि कोई अजाला नहीं हो, जैसे शुरू में भी हमने कहा कि ये जो नुकसान है, जिन्होंने अपने अपने प्यारों को खोया है, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा जो है वो गया है, और ऐसे ऐसे ख़ानदान भी हैं इस हज़ारा कम्युनिटी के अंदर कि जिनमें अब कोई मर्द बाकी नहीं रहा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि उनकी इस वक्त जो हालत है वो क्या होगी। इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला उनको हौसला दे, उनको सब्र दे और इस तरह का वाक़या जो है वो दोबारा रूनुमा ना हो और हमारी रियासत और हमारे इदारे जो हैं उनके हवाले से भी मज़ीद जो उनकी कोशिशें हैं वो इन मुजरिमों तक, जिम्मेदारों तक पहुँचने की और कैफर किरदार तक पहुँचाने की, उसमें भी मज़ीद तेज़ी आए। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपने अगले मौजू के साथ वापस आएंगे। हमारे साथ रहिए। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत गुज़श्ता साल जो प्रोग्राम शुरू किया गया डिजिटल पाकिस्तान के नाम से, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। इस विजन के तहत हुकूमत का ये अज़्म है कि पाकिस्तान के हर शहरी तक इंटरनेट की जो सहूलत है वो पहुंचाई जाए और इसे बुनियादी हक तस्लीम किया जाए। इसके अलावा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये तैयार किया जाए ताकि लोग रोज़मर्रा के जो काम है वो ज़्यादा आसानी के साथ, ज़्यादा तेज़ी के साथ, कम वक्त में जो है वो कर सकें। इन जो ऑनलाइन ज़राए हैं या जो डिजिटल तरीके हैं उनके ज़रिए, और यूज़र फ्रेंडली बनाना लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जो इंटरनेट का इस्तेमाल है, जो ऑनलाइन आप मुख्तलिफ मामलात में जो तरीक़ाकार है उसको मज़ीद आसान बनाना, ये बड़ा ज़रूरी होगा। क्योंकि ज़ाहिर है आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है वो कम है। लोगों के पास मोबाइल फ़ोन तो आ गया है लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो करना वो उनके लिए अभी जो है वो इतना आसान नहीं है। सो ये बड़ा ज़रूरी होगा कि गवर्नमेंट इसको आसान भी बनाए और जो गवर्नमेंट के ऑपरेशंस हैं उनको फ़रोग देना, उनको मज़ीद तेज़ करना, यानी ई गवर्नमेंट ऑपरेशन जो है वो भी, उसके ऊपर भी, क्योंकि हमने ये देखा है कि वो जो एक क्लैरिकल सिस्टम हमारे यहाँ जो फाइलों का एक सिलसिला है और जो कागजी कार्रवाई है उससे निकलकर अब पूरी दुनिया चूँकि डिजिटाइज कर चुकी है सारे सिस्टम्स को और तमाम जो इदारे और महकमे हैं उनको, तो हमें भी अब उसकी तरफ जाना होगा कामयाबी और तरक्की के लिए। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त सैयद शबात अली शाह साहब ने, जो कि CEO हैं नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त के लिए। शाह साहब, सबसे पहली बात तो यही जो मैंने अभी अपने इंट्रो में भी कही कि पाकिस्तान में ज़्यादा लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं है। आप समझते हैं कि इस विजन के तहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये होगा कि मामलात को आसान बनाया जाए, यूजर फ्रेंडली हो ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें? जी हाँ, बिल्कुल। थैंक यू मिशेल फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन ऑन द कॉल। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि डिजिटल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जी हम लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद द गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास मोबाइल फोन की पेनिट्रेशन क्रॉस पाकिस्तान कम से कम अर्बन एरियाज में अब इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 70 to 80% अर्बन एरियाज की जो पॉपुलेशन है वहां पे
लोगों के पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, स्मार्टफोन्स अवेलेबल भी हैं, उसमें कनेक्टिविटी ऑफ कोर्स उनको अवेलेबल है। तो हमने जो सबसे पहले इनिशिएटिव लिया आज से कुछ महीने पहले कि कम से कम इस्लामाबाद सिटी को एक मॉडल सिटी बनाया जाए डिजिटल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तो हमने एक ICT इस्लामाबाद ICT एक डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे हमने तकरीबन 40 से 43 डिजिटल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें टोकन टैक्स है, लैंड रिकॉर्ड्स ट्रांसफर है, ड्राइविंग लाइसेंसेस परमिट की एप्लीकेशन है, जो कि बेसिकली हमारा आइडिया ये था कि हम लोगों को उनके घर में बैठे वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करें जो कि वो गवर्नमेंट ऑफिस जाके लाइनों में लग के इतना टाइम जाया करते हैं। उसके अलावा देयर आर मिडिल मैन ऑल्सो जो लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। तो हमने एक बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि बेनिफिशियल लोगों के लिए एक सिस्टम बनाया जहां पे वो डिजिटल पेमेंट्स भी दे सकते हैं घर में बैठे हुए, सर्विसेज भी अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट की सर्विसेज उनको घर में मौसूल भी हो सकती हैं। तो इस्लाम ये तकरीबन 4-6 महीने से चल रहा है। हमने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑलमोस्ट 250 मिलियन प्लस का रेवेन्यू भी गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट किया और हमारा नेक्स्ट फेज में ये है कि हम कर दीजिए, वजाहत कर दीजिए जो आप ये कह रहे हैं कि 43 मेरे ख्याल में आपने कहा कि डिफरेंट चीजों के अंदर आप ये कर रहे हैं, क्या अभी ये इस पे काम हो रहा है या आगाज भी हो गया है सर्विसेज का? जी, इसका बिल्कुल आगाज हो चुका है। मैं आपको कुछ सर्विसेज बता देता हूँ। इसमें अगर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्लेटफॉर्म अपने मोबाइल फोन पे, तो आप आर्म्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, CNIC पासपोर्ट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, टोकन टैक्स सबमिशन, ये सब चीजें जो हैं आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और इसके क्रॉस जो फीस हैं वो भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 4-6 महीने से चल रहा है, जिसपे आई थिंक मोर देन 1 मिलियन के करीब इसके डाउनलोड्स भी हुए हैं और एक्टिव यूजर्स भी इसके बड़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो पीपल हैव अडॉप्टेड दिस, एम्ब्रेस्ड दिस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म और हमारा कोशिश ये है कि और वो सारी डिजिटल एप्लीकेशंस जो कि डिजिटाइज नहीं हुई उनको भी यहाँ पे डिजिटाइज करके लोगों को इसके थ्रू हम ऑनलाइन करें और एनरोल करें। अच्छा शाह जी, एक बात जो मैं पूछना चाहता था पर्टिकुलरली, हमने सुना है कि स्टेट बैंक अब आहिस्ता आहिस्ता जो मनी ट्रांसफर्स हैं उनको भी डिजिटाइज कर रहा है, ख़ासतौर पे सैलरीज वगैरह के ऊपर भी इस मामले को वो एंडोर्स कर रहा है। डिजिटल आइडेंटिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर वो कितना हम लोगों ने बना लिया है। इस्लामाबाद में होना तो एक बात है, पूरे पाकिस्तान में कोरोना के ज़माने में शायद हमें इन चीज़ों को करना पड़ेगा अडॉप्ट, तो कहाँ तक पहुँचे हैं उसमें? देखिए, डिजिटल आइडेंटिटी जो है ऑफ सिटीजन्स, ये तो हमने बहुत पहले एस्टैब्लिश कर ली थी, जो कि आपका CNIC है, कंप्यूटराइज्ड नेशनल ID कार्ड, और हमने बायोमेट्रिक्स भी अपने सिटीजन्स की एक लार्ज स्केल पे कैप्चर कर चुके हैं। लेकिन जो एक्चुअली जो की है मूविंग फॉरवर्ड वो ये है कि हम इस डिजिटल आइडेंटिटी को यूज कैसे करते हैं मल्टीपल डिजिटल सर्विसेज के अंदर। उसकी यूजेबिलिटी के लिए ये बहुत जरूरी है कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इसकी एप्लीकेशन, इसकी अडॉप्शन स्टार्ट की जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो हैं, जो कि HEC की रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज इशू करती हैं, और जब उसकी वैलिडेशन होती है तो हमारा ये कोशिश होनी चाहिए कि डिजिटल आइडेंटिटी की बेस पे उनकी वैलिडेशन भी हो। ठीक है। तो ये जो एक सिक्लिकल प्रोसेस है to adopt digital identity across all government departments, not just government departments, but private departments also. शाह साहब, यहाँ बड़ी माजरत के साथ मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। HEC की जो पोर्टल है या जो वेबसाइट है, उसके ऊपर जब आप रजिस्टर करते हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो वो तो आपका सर्वर ही बैठा हुआ है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे बजाय इसके कि जो आप फिजिकली जाते हैं उसमें जितना वक्त लगता है वहाँ और ज्यादा लगता है। मुझे फिर पर्सनली राब्ता करना पड़ा, उनसे पूछना पड़ा। तो ये जरा थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये इस किस्म की मुश्किलात फिर क्यों? और अगर मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर पाऊँ, वो ये है कि आप तो इंटरफेस की बात कर रहे हैं फ्रंट पे, जो पीछे ह्यूमन इंटरफेस है उसको कैसे आप एफिशिएंट बनाएंगे सर? जी हाँ, बिल्कुल, ग्रेट क्वेश्चन। और इसके ऊपर हमने HEC के साथ वेरी रिसेंटली हमने ये एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी है कि हम HEC के जितने भी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज हैं
उन सब के सर्टिफिकेट्स की वैलिडेशन डिजिटल प्रोसेसेस और डिजिटल डिजिटल प्रोसेसेस और डिजिटल सिस्टम्स के थ्रू करें। ये हमारा एक, जैसे कहते हैं, आप कह सकते हैं इसको कि हमने ये प्रोग्राम जो है, ये जो एक्सरसाइज है, ये वॉर फुटिंग से स्टार्ट की है। बिकॉज आई नो व्हाट यू आर सेइंग, इट टेक्स ऑलमोस्ट क्लोज टू अ मंथ, right? It took me a month to get my degree also validated. Okay. So like almost a year ago. Achha. So the pain is very real. So आप देखेंगे कि कुछ अरसे में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि हमने ऑलरेडी बनाया है। People will come in and they will apply for their degrees validation through HEC, and they won't have to go to the HEC local offices. Okay. To submit anything, their degrees will be validated online. Right. सर मसला फिर दोबारा अगेन बहुत ज़्यादा जो है ना पेसिमिज्म नहीं है। सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान में प्लान्स बहुत अच्छे आते हैं लेकिन हमेशा एग्जीक्यूशन पे जाके कहीं ना कहीं फेल होना शुरू हो जाते हैं। तो आपका तो माशाल्लाह आपका डिपार्टमेंट बड़ा काम कर रहा है, लेकिन ये तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्यूरोक्रेसी दैट इज 70 ईयर ओल्ड। तो आप इसको कैसे एफिशिएंट बनाएंगे, उसको कैसे साथ लेके चलेंगे? अच्छा, ब्यूरोक्रेसी जो है, प्लीज मेक नो मिस्टेक, ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक बहुत अच्छा काम भी करती है, जो कि दे ऑल्सो मेक श्योर कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिजनेस प्रोसेसेस हैं और जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो। क्योंकि ये सारे सिस्टम्स मैनुअल चल रहे थे बहुत अरसे से, तो वो स्लो हैं एब्सोल्युटली, बट उनको भी डिजिटाइज करने का हमने प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया है और वो बड़ी स्पीड से रोल आउट हो रहा है। देयर तकरीबन 43 to 44 गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट पे मिनिस्ट्रीज हैं, तकरीबन 44। उन सब मिनिस्ट्रीज में हमने ई ऑफिस जो है वो का प्रोग्राम या एप्लीकेशन रोल आउट की है, जिसपे तमाम मिनिस्ट्रीज जो हैं उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है डिजिटल फाइल्स मूवमेंट। हमारा प्लान ये था कि तमाम मिनिस्ट्रीज को इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर 2021 एक ऐसे स्टेज पे ले जाए कि सब इंटरनल मिनिस्ट्रीज और इंटर मिनिस्ट्रीज भी उनकी सारी कम्युनिकेशन जो है वो डिजिटली फाइल्स मूवमेंट हो। अनफॉर्चुनेटली ये कोविड की वजह से हमारी बहुत सारे जो प्रोग्राम थे वो थोड़े से स्लो डाउन हुए, कुछ इंटरनेशनल सप्लाई चेन थी वो भी स्लो डाउन हुई, जिसकी वजह से हम हार्डवेयर और इस तरह की चीजें इन टाइम पे वहां रोल आउट नहीं कर सके। लेकिन हमारा प्लान जो है वो वी आर रोलिंग इट आउट एट अ वेरी फास्ट पेस। ऑलमोस्ट तमाम मिनिस्ट्रीज में ये चीज डिप्लॉय हो चुकी है। इसको एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट के लिए कुछ और टाइम दरकार है, जिसके लिए हम अपने सिस्टम्स जो हैं वो कंप्लीटली मिनिस्ट्रियल लेवल के ऊपर रोल आउट कर रहे हैं। और आई थिंक प्रोबब्ली यू विल हियर इट वेरी सून। ई गवर्नमेंट ऑपरेशन की जो आप बात कर रहे हैं ना, अगर ये हो जाए और ये फाइलों के चक्कर में से हम निकल जाएं तो बड़ी लोगों के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी और जाहिर है कि वो सिस्टम जो है आपका वो क्विक भी हो जाएगा, प्रोसेस जो है इसका। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने कहा ना कि कोविड की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मैं समझती हूँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर भी हुई हैं। जैसे हमारी एजुकेशन के हवाले से हमने ये देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक सिलसिला अब हमें उसकी तरफ जाना पड़ा, तो उसमें ज़रा मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि उसमें किस तरह से मज़ीद बेहतरी जो है वो हो सकती है, क्या उस पर भी कोई काम हो रहा है? जी, आई थिंक मिशेल यू राइटली पॉइंटेड आउट, whenever there is a crisis there is always an opportunity. हमें एक इस क्राइसिस में एक ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये ऑनलाइन कनेक्टिविटी, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट करें। एजुकेशन मिनिस्ट्री में हमने एक ई तालीम का प्रोग्राम शुरू किया, जिसके थ्रू हमने एक स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम जो है वो e-talim.gov.pk की वेबसाइट, अगर आप उस पर विजिट करें तो आपको नजर आएगा कि ये जो जूनियर क्लासेस हैं इसमें एक करिकुलम हमने डिवाइस करके वहां पे रखा है। और जो डिस्टेंट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया एट द फेडरल गवर्नमेंट लेवल। हर क्लास 2 से लेके प्राइमरी क्लासेस से लेके सेकेंडरी क्लासेस तक उस पे मुख्तलिफ क्लासेस का करिकुलम मौजूद है। और वी हैव स्टार्टेड गेटिंग वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान इन द डिस्टेंट एरियाज के लोग उसको विजिट कर रहे हैं, उससे अफादियत ले रहे हैं
और हमें इसको मजीद जो है वो हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, प्रोग्राम को, करिकुलम को बेटर से बेटर कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो हमने स्टेप लिया वो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का लिया है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे लिए हमें हेल्प कर रही हैं इस करिकुलम को डिवाइस करने के लिए भी। तो आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैंने भी पूछना है, आखिरी ना कहिएगा। चलिए एक सवाल मैं फिर, चलिए आप शाह जी, खास तौर पे आपने सही कहा कि ब्रिक एंड मॉर्टर शायद जो है वो कम हो जाए और ई एजुकेशन जो है वो शायद बढ़े हमारे मुल्क में, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ जिसके ऊपर हम बात बहुत करते हैं, ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स के अंदर आई एम श्योर कि आपको भी जो है बार बार सुनने को मिलता होगा कि फ़लाँ फाइनेंशियल सर्विस पाकिस्तान में क्यों नहीं आती और फ़लाँ ऐप क्यों नहीं मौजूद यहाँ पे। तो एक मैंने आपके ही इंटरव्यू सुना था, उसके अंदर आपने ख़ास तौर पे कहा था कि वी नीड फाइनेंशियल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल गेटवे जो कि पाकिस्तान को कनेक्ट कर सके सारी दुनिया से, और उससे फिर आप जो सॉफ्टवेयर वेंडिंग करेंगे, आप कुछ और करेंगे तो आप पैसे वसूल कर सकते हैं। तो ये इस मामले पे हम कहाँ तक पहुँचे हैं सर? जी, ये फर्क इसमें जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे आप कह लें या इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम कह लें, तो पिछले कुछ महीनों से हमने इस पे बहुत काम किया है। इसमें 2-3 स्टेक होल्डर्स भी हैं पाकिस्तान में हमारे लिए, जो कि स्टेट बैंक इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, क्योंकि वो हमें रेगुलेशन देता है कि आप पेमेंट ट्रांसफर और पेमेंट की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं वो किन प्रिंसिपल्स की बेस पे करनी चाहिए। बेसिकली वो रेगुलेटर है। हम इस वक्त स्टेट बैंक के साथ काम कर रहे हैं ताकि स्टेट बैंक क्लियरेंस दे दे कि इस किस्म का इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे लगाने की क्या कंप्लायंस मैट्रिक्स है जो कि हमें मीट करनी चाहिए। तकरीबन हम ऐसी स्टेज पे हैं कि कुछ अरसे में 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी कोशिश है कि हम इसका एक ओपन लोगों से प्रपोजल लें जो कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो कि इस तरह के काम कर चुकी हैं, ताकि हम इसको डिप्लॉय करें और इंटरनेशनल ई कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में एटलीस्ट ये इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम जो है इसको हम लॉन्च करें, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स बूस्ट होंगी, ई कॉमर्स बूस्ट होगी, और फिर हमें पेपॉल की जरूरत नहीं रहेगी। जी बिल्कुल, हमें पेपॉल की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे अपने जो फॉरेन एंड कह लें या आउटसाइड द नेटवर्क एंड पे पेपैल से ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होगा। तो पेपैल का नेटवर्क जो है उसके थ्रू उसको यूज करते हुए आप इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे को पे रेमिटेंसेस कर सकेंगे बाहर से। जबरदस्त। ठीक। अच्छा, हम ये देखते हैं शाह साहब की दुनिया भर में काम बड़ी तेजी के साथ ऑनलाइन या डिजिटली जो है वो होता है। क्या हम किसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान के हालात को सामने रखते हुए, किसी खास मॉडल को? देखिए, मॉडल्स तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम्स के जो मॉडल्स की अगर आप बात कर रही है ना, तो फाइनेंशियल सिस्टम्स के मॉडल्स तो ये सारे एक से ही हैं। एक से इन द सेंस कि हर मुल्क ने जो सिग्निफिकेंट जो फाइनेंशियल पावर हाउसेस ऑफ द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज, इन सब ने अपने अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स, पेमेंट सिस्टम्स कहने या फाइनेंशियल सिस्टम्स बनाए हुए हैं। हम उसी तरह का एक मॉडल बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, जो कि पाकिस्तान का पेमेंट सिस्टम होगा, जो कि हमें एक इंडिपेंडेंस देगा not to piggyback on other financial systems, but to have our own financial system, our own payment systems. तो मॉडल वैसा ही होगा, लेकिन ओनरशिप जो है वो इंटायरली हमारे पास होनी चाहिए, हमारे अपने पेमेंट सिस्टम की। चलिए, बहुत शुक्रिया शबात अली शाह साहब आपके वक्त के लिए। और बड़ा ज़रूरी है कि दुनिया भर में फ़रोख अब कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, बिल्कुल सही है, और कितनी तेज़ी के साथ वहाँ पे जो है ये तमाम सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। आपको पासपोर्ट चाहिए तो आपका ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं और आपके घर में डिलीवर हो जाता है, लेकिन हमें वो लाइनों में जाके लगना पड़ता है अभी भी। फिर बीच में वो सही कह रहे थे कि वो एक मिडिल मैन भी होता है, उसको आपको पैसे भी देने होते हैं। बिल्कुल, तो वो सारा अभी तक वही सिस्टम। मेरे ख्याल में डिजिटाइजेशन की जो प्रेफरेंस है ना, उसको आप सिर्फ 2 मुल्कों में देखें। आपके हमसाए हैं, एक चीन है और एक इंडिया है। जो इंडिया है उसके अंदर आपको पता होगा मुकेश अंबानी की ऑयल की रिफाइनरी भी है, बहुत कुछ है। जो मैं मॉडल की बात कर रही थी, मेरे ख्याल में चाइना मॉडल और मिक्स है किसी हद तक हम इंडिया, मेरे ख्याल में अमेरिका वेस्ट सब कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन मुकेश अंबानी के पास अब जो जियो का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर फेसबुक ने भी इन्वेस्ट किया है,
उसके अंदर गूगल भी कर रहा है, और इस वक्त इंडिया के अंदर अगर FDI जा रहा है तो वो मुकेश अंबानी के जियो में जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि द फ्यूचर लाइज विद A, ऑटोमेशन, B, विद डिजिटाइजेशन, C, विद द ई-कॉमर्स। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर आपने काम करना है तो फिर इसी तरह से होगा। और पीएम की विजन जो है, आगे बढ़ना है तो फिर आपको इन हाँ जी, और पीएम की विजन जो है मेरे ख्याल में बड़ी टाइमली है। काश के हमारे मुल्क में ये विजन 10 साल पहले होती, लेकिन आज तो है ना। और आप जानते हैं कि मैं पढ़ रही थी कि अब कुछ यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आप अगर उनके मेट्रो स्टेशंस पे जाएं, ट्रेन स्टेशंस के ऊपर, या आपको कहीं कोई पेमेंट्स करनी है ग्रोसरी स्टोर में या कहीं पे भी, तो वो एक पहले तो क्रेडिट कार्ड होता था, अब वो आपके रिस्ट वॉच के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड भी मौजूद है। आप सिर्फ वो टच करते हैं और वो आपकी पेमेंट हो जाती है। आपको बताओ, आपकी आइडेंटिटी भी, और अब एक चिप आ गई है जो आपकी स्किन में लगती है। यू डोंट इवन नीड एनी क्रेडिट कार्ड और एनी रिस्ट वॉच और एनीथिंग। राइट, उस चिप के जरिए आपकी आइडेंटिटी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि चिप की शायद जरूरत ना हो। उसकी वजह है कि आप फ्रांस में जाएं या यूरोप के अंदर जाएं तो गाड़ियां ठहरी होती हैं। अगर आपको गाड़ी को हायर करनी है तो आप अपने मोबाइल के ऊपर जो है ना ऐप और अपना पासपोर्ट निकालें, उसके ऊपर स्कैन करें, आगे स्कैनर है, गाड़ी खुल गई, आप उसमें बैठे, जहां छोड़ना है छोड़ दें, आपको चार्ज हो जाएगा आपके घर का। हाँ जी, वो भी इसी तरह से और जो गाड़ी का बिल है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। एंड यू कैन मूव अराउंड। ना ड्राइवर चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए, ना कुछ। क्या बात। तो हमारे मुल्क में इन तमाम चीज़ों पे काम करते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो 5G आ रहा है अगर वो आ जाता है और हमारे मुल्क में खासतौर पर रूरल एरियाज पे पहुंच गया तो फिर उसकी जो स्पीड है, बैंडविड्थ है, उससे आपका मुल्क की इकोनॉमी बहुत आगे जा सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरह से अब काम हो रहा है ये मज़ीद तेज़ी के साथ होगा और हम भी वहाँ पे पहुँचेंगे जिनकी आज हम मिसालें देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है अवेयरनेस। जब आपके पास इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन के ज़राए मौजूद होते हैं और आपके हाथ में एक ऐसी चीज़ है जिससे आप पूरी दुनिया तक जो है वो रसाई आपको हो जाती है, तो फिर आपको एजुकेट करना और आपको अवेयर करना और सही और गलत की पहचान कराना, खास तौर पे नौजवान नस्ल को और आपके बच्चों को, ये भी बहुत ज़रूरी है इंटरनेट के खास तौर पे इस्तेमाल के हवाले से। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ। PTV न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश। PTV न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। PTV न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। जो अल्लाह ने पाकिस्तान में डाइवर्सिटी दी है और जो आगे इंशाल्लाह जो हम पाकिस्तान का आगे मुस्तकबिल देख रहे हैं, ये टूरिज्म हमें फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आएगा और टूरिज्म सबसे ज्यादा लोगों के लिए नौकरियां देगा। वेलकम बैक।
नाज़रीन, भारत का असल चेहरा बड़ा ही बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहा है और सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऐसे मामलात हैं जो हम देख रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ख़ास तौर पे वहाँ पर जिन्होंने सर उठाया और न सिर्फ मुसलमानों के साथ बल्कि जो वहाँ पे जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, फिर किसानों की जो एक तहरीक वहाँ पे चल रही है जिसमें ख़ास तौर पर सिख कम्यूनिटी जो है वो ज़ाहिर है कि ज़्यादा ज़राअत से जो है वो वाबस्ता है, सो उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है और जिस किस्म के ज़रिए कवानीन बनाए गए जिसके खिलाफ मुसलसल तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, न सिर्फ भारत में बल्कि अब तो ये जो एहतजाज है किसानों का और सिख कम्यूनिटी का, ये एहतजाज यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड यानी पूरी दुनिया तक अब फैल चुका है और हर आने वाले दिन के साथ मजीद ये एहतजाज जो है इसमें इजाफा होता जा रहा है। दुनिया भर से जो सिख बरादरी है वो आलमी रहनुमाओं से ये मुतालबा कर रही है इस वक्त कि भारतीय किसानों के हक में वजीर आजम मोदी से जो ज़रा इस्लाहात है उसका मामला उठाया जाए और अब बाकायदा तौर पर जो बैनुल अक़वामी मीडिया है वो भी इस मामले को उठा रहा है, इसके ऊपर बात हो रही है और भारत की ये जो एक तरह से देखा जाए मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के खिलाफ जिस किस्म के कवानीन बन रहे हैं उसके हवाले से जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। फरूख, देखा जाए तो भारत जो है वो बहुत सारे मामलात में एक्सपोज हो रहा है लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि खास फर्क नहीं पड़ रहा या पड़ रहा है, फेस सेविंग है, जाहिर है वो तो करनी पड़ती है। देखें, अभी आप बात कर रही थी तो मुझे ख्याल आ रहा था कि अभी मैंने मुकेश अंबानी की बात की, ठीक है, मुकेश अंबानी और एक अडानी हैं उनका और इन तमाम लोगों का जो कि अमीरजादे हैं और जिन्होंने मोदी को हुकूमत में ला के बिठाया है, उनकी वजह से और मोदी की वजह से इंडिया के अंदर एक एक चीज उसका पूरा प्रोग्राम जो है ना, प्रोग्राम जिसको कहेंगे, वो एक्सपोज हो रहा है। माइनॉरिटीज के बारे में इंडिया हमेशा इनसिक्योर रहा है, कहता है अपने आप को बड़ा सेकुलर, लेकिन सिखों के साथ जो होता रहा, ये तो मोदी की गवर्नमेंट है ना, इवन कांग्रेस के जमाने में जो सिखों के साथ 1984 में हुआ वो आप भूल नहीं सकते। अच्छा, मुसलमानों के साथ तो आए दिन होता है। बीजेपी के जो सुब्रमण्यम है, हाँ, सुब्रमण्यम है। हाँ, अभी अगर आपने उनकी वीडियो देखी हो जिसमें वो ये कहते हैं कि इक्वालिटी इज फॉर द इक्वल्स, यानी वो ये कह रहे हैं कि जो दीगर ये कम्युनिटीज हैं, चाहे मुसलमान हो, सिख हो या हिंदुओं की दूसरी जातें हो या क्रिश्चियंस हो, वो इक्वल ही नहीं है, वो बराबर ही नहीं है। जब हमारे तो सुब्रमण्यम जो है जरा डायरेक्शन से हट जाएगा, लेकिन मैं बता दूं बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट का सुब्रमण्यम इनका एमपी है, इनका एमपी है और ये वो बंदा है कि जो कि हार्वर्ड में जाके इकोनॉमिक्स पढ़ाता था और इसके बाद, इस बयान के बाद उसको निकाल दिया गया और ये लोग जो है बाकायदा मोदी को खुश करने के लिए अब ऐसे उसमें आ गए कि मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस, दे डोंट वांट टू इवन एक्सेप्ट देम एज ह्यूमन बीइंग्स। उनको सब ह्यूमन प्रोजेक्ट करते हैं, सब ह्यूमन प्रोजेक्ट करते हैं। और ये याद रखें कि इंडिया के अंदर खासतौर पर 1920 से ये जो हिंदुत्व की मूवमेंट है उसके अंदर पता है क्या हुआ, उसके अंदर नाज़ीज़ का इन्फ्लुएंस आ गया। और जो आजकल हमारे वजीर आज़म बात करते हैं, एक अगर आप कभी पढ़ सके ना, सावित्री देवी एक थी यूरोपियन जो कि आके कन्वर्ट हो गई, हिंदू बन गई और उसने हिटलर को विष्णु का अवतार बना दिया। अच्छा। और उसकी वजह से, और क्योंकि वो शामिल थी आरएसएस के साथ, तो आज के दिन आरएसएस की सारी आइडियोलॉजी में ना सिर्फ इनइक्वालिटी है बल्कि उसके अंदर ये एक्सप्लॉयटेशन और माइनॉरिटीज भी है। लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट का ये है कि इस वक्त वो किस तरह से कामयाब है। इस वक्त मीडिया को कंट्रोल करना था तो अंबानी और अडानी ने सारे मीडिया स्टेशन खरीद लिए और उसके बाद से जब भी होता है वो मीडिया सारे का सारा वाह 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 वाह, अंबानी वाह, मोदी वाह करता है। लेकिन साथ साथ जब आप किसी से इतने बेनिफिट लेते हैं तो बेनिफिट देने भी पड़ते हैं। और उसके लिए क्या हुआ कि इंडिया के जो लॉज हैं जिसके अंदर ख़ास तौर पे फार्मर्स को प्रोटेक्शन हासिल थी, उनको सपोर्ट प्राइस मिलती थी, दरमियान में मिडल मैन होता है, उसके अंदर मिडल मैन का भी एक रोल बहुत कुछ बनता है। सिर्फ वो आपसे जो है वो नहीं लेता, आड़ती जो है चीज़ें ख़रीदता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो स्प्रेज होती है वो प्रोवाइड नहीं करता। शादी होती है तो वो आपका बैंक है, अगर गमी होती है तो वो आपका सपोर्ट सिस्टम है। जो और इन्होंने चल रहा था, जिसको इन्होंने बिल्कुल डिस्टर्ब करके रखा। इन्होंने उठा के 3 कवानीन इंट्रोड्यूस किए जिससे तमाम नेटवर्क ख़त्म हो गया और जितनी सिक्योरिटीज़ थी इनके लिए, किसानों के लिए, उसका अबॉलिश कर दिया गया
और मार्केट पार्टिसिपेशन खोल दी गई, जिससे फायदा किसको हो रहा है? अडानी को हो रहा है, अंबानी को हो रहा है, बिरलास को हो रहा है, टाटास को हो रहा है, बिलियनियर्स को हो रहा है, और जो स्मॉल मैन है, स्मॉल गाय है, वो डिस्ट्रॉय हो गया। आप कहती है सिखों का, सिख तो मैं हमेशा इस प्रोग्राम में बैठ के कहता हूँ कि हमारे बहन भाई हैं, और मैंने हमेशा बिल्कुल, उन्होंने भी बड़ी इज्जत दी है, लेकिन मैंने उनको बिल्कुल अपना बहन भाई समझा। लेकिन बाकी कम्युनिटीज़ पूरे इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर है, यूपी में ख़ासतौर पे लोअर कास्ट के लोग खेती बाड़ी करते हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुसलमानों की जो कम्युनिटीज़ हैं आसाम में और दीगर जगहों पे, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक दफ़ा इनको ले आए तो अरबी का ऊंट जैसे कहते हैं ना, मिसाल अंबानी और अडानी की जो इन्वेस्टमेंट है वो वैसे है। आज वो आपको पैसे देंगे, कल वो आपकी ज़मीन के मालिक होंगे। और यकीन माने 1 महीने 1.5 महीने से जो प्रोटेस्ट चल रही हैं उसमें कई लोगों ने खुदकुशी की है प्रोटेस्ट करने के लिए। सर्दी से जो एहतजाज के दौरान वो तो मरे ना, वो तो अलग है। और एक जो है बाकायदा जो सिख लीडर थे या रिलीजियस लीडर थे, वो गए, उन्होंने पुरसा किया लोगों के साथ, उनको सपोर्ट किया, और फिर वहां पे अपनी गाड़ी में बैठ के शॉट हिमसेल्फ। और फिर अच्छा, आपको लगता है कि ये भारतीय हुकूमत के लिए, मोदी गवर्नमेंट के लिए कोई खतरा, जिस तरह से एहतजाज बढ़ रहा है आए रोज के साथ, और किसी भी तरह से खत्म नहीं नजर आ रहा? अच्छा, मामला ये है कि आप मोदी गवर्नमेंट और इंडिया, इन दोनों का लहदा रखें। मेरे ख्याल में मोदी गवर्नमेंट के होते हुए इंडिया को जो नुकसान हो गया वो कभी नहीं हो सकता था। आपने सही कहा कि इंडिया का असल चेहरा निकल आया, तासुबात निकल आए। अब जो है वो इंडियन यूनिट्स के अंदर मंदिर बनाए जा रहे हैं हनुमान के, और मुसलमानों से कहा जाता है कि आप जाके, इंडिया की फौज अपने आप को बड़ी सेकुलर कहती थी, अब उनसे कहा जाता है कि वहाँ पे सलाम करो और वहाँ पे जो है ना सजदे करो। और इस वक्त जो हालात हैं वो अच्छे खासे टेंस है। अच्छा, ये जो आपने कहा ना मोदी का मामला, ये है कि इंडिया के जितने इंस्टीट्यूशंस थे ना, सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसने सरेंडर कर दिया। पिछले सीजे जो था उसका, उसने गोगोई साहब ने बड़ा शोर मचाया था। इन्होंने क्या किया, एक तो उसका कोई स्कैंडल निकाल के ले आए, चुप हो गया। उसके बाद जैसे ही हर इदारे को, हाँ जी, बिल्कुल कब्जा कर लिया। अच्छा, गोगोई जब उतरा तो उसको उठा के सेनेटर बना दिया। अब उसके बाद जो भाई साहब आए बोबड़े, उन बोबड़े साहब ने जो है देखा कि मुझे भी मिल जाएगा कोई खाना पीना, तो वो भी वहाँ तैयार हो गए। अच्छा, इसी तरह से फौज के अंदर इन्होंने क्या किया, फिर डिवाइड एंड रूल किया। एक रिटायर्ड जनरल को, जो पिछला आर्मी चीफ था, उसको सीडीएस बना के ऊपर बिठा दिए तीनों फोर्सेस के, और उसके जरिए उन तमाम को प्रेशर में रखते हैं। वो भी नारे लगाने पर मजबूर हो गए। मोदी गवर्नमेंट को नुकसान होना हो, लेकिन मोदी हिटलर की प्ले बुक से पढ़ता है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करता है, ये तो यकीन हो गया। और ख़ास तौर पे ये याद रखें कि एक पॉपुलिस्ट जो होता है उसका पहला काम ये होता है कि वो तमाम अवाम को कहता है कि ये मेरे नहीं है। उसके अंदर से कुछ पोर्शन को, जैसे ट्रंप ने भी किया, अपना दुश्मन डिक्लेयर करता है। मोदी मुसलमानों के बारे में कहता है कि ये, खासतौर पे आपको याद होगा जब गुजरात में दंगे हुए थे, उसके बाद जो कैंप थे ना मुसलमानों के, उसके बाहर जाके कहता था कि बच्चे बनाने की फैक्ट्रियां हैं। जब ऐसा बंदा आपके मुल्क का वजीर आजम हो तो मुल्क का फ्यूचर आप बताएं क्या होगा? फिर आपको मेरे ख्याल में दुश्मन की जरूरत नहीं है, किसी बैरूनी दुश्मन की। जो कुछ भारत में इस वक्त मोदी गवर्नमेंट कर रही है वो अपनी ही मुश्किलात में मजीद इजाफा करी। और आपने जो कहा ना कि कवर अप करना अंदरूनी तौर पे तो बड़ा आसान है, आप मीडिया को खरीद लें, जुडिशरी को खरीद लें, या जो कुछ हो रहा है भारत के अंदर, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है वो देख रहा है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे सारी चीजें वो नजर भी आ रही हैं, जिक्र भी हो रहा है, लिखी भी जा रही है, बताई भी जा रही है। बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में आपने एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया। हाँ जी, और आपको पता है ज्यादातर इंटरनेशनल मीडिया में कौन कर रहा है? इंडियंस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपके लिए, मेरे लिए तो इंडिया एक दुश्मन है ना, लेकिन इंडिया जो है वो तो उनका घर है, और उनका घर तबाह हो रहा है। तो इस वक्त इंडियन जो एक्सपैट्रिएट्स हैं वो बहुत शोर मचा रहे हैं। और इस वक्त अगर आप देख लें जो कि इंडिया कर रहा है, अमेरिका उनसे तंग है, इंडिया की गवर्नमेंट से, बरतानिया उनसे तंग है, यूरोप तंग है, रूस तंग है, चीन तंग है, पाकिस्तान तंग है, और इंडिया की जो माइनॉरिटीज हैं, बल्कि कहा जाए तो वो मेजॉरिटी है, क्योंकि जो ब्राह्मण राज है वो सिर्फ 5% है। तो इस वक्त पूरा इंडिया भी उनसे नाला है।
डरते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि भारत के हवाले से हम बात करते हैं या भारत के खिलाफ बात करते हैं या भारत जो कुछ कर रहा है उसे हम एक्सपोज करते हैं, लेकिन अब भारत के अंदर से ये आवाज़ें जो हैं ये उठना शुरू हो गई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मिशेल बुखारी और फ़रक फ़ताफ़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।